अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। ओडेसा के बालासोर में शुक्रवार की रात को 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से 288 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 1000 से ज़्यादा लोग वहां पर घायल हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपकी उन लोगों से बात कराऊंगा जब जिस समय ट्रेन हादसा हुआ तो ये लोग उस ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे थे। ये अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि जब ट्रेन टकराने वाली थी तो इन लोगों ने क्या महसूस किया। क्या तीनों ट्रेनें आपस में एक साथ टकराई या पहले 2 ट्रेन आपस में टकराई, तीसरी ट्रेन आने के बाद उनसे टकराई। साथ ही साथ इनसे बात करने के बाद मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं महमूद पराचा साहब, उनसे भी आपकी बातचीत कराऊंगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस हादसे को एक साजिश बताया है प्राइवेटाइजेशन का, यानी कि रेल को अब किस तरह से प्राइवेट करना है, ये उसका एक मुद्दा बताया है। उसी के साथ साथ भारत के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार का क्या कहना है। उन्होंने जो अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है कि इस ट्रेन के टक्कर के पीछे की असल वजह क्या है, क्या गोदी मीडिया जो आप लोगों को दिखा रहा है इस समय वो ट्रेन के टकराने की असल वजह है या कारण कोई दूसरा है। बड़ी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर, आप डीपली जानेंगे कि आखिर ओडेसा के अंदर जो ये हादसा हुआ इसकी असल वजह क्या रही। सबसे पहले उन भाई के पास चलते हैं जो ट्रेन के अंदर उस समय सफर कर रहे थे, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या फील किया। गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है, मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है। ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है। लोग फोन किए तो हम अपने पहले भाई को बताएं, उसके बाद घर वालों को नहीं बताएं। जब झटका लगा, बहुत स्पीड में ट्रेन आ रहा था, एक ही बार में ट्रेन गिर गया। पीछे वाला जो जनरल बोगी हमारा गिर गया, तो हम जाला का साइड पे था, जो भी सामान टामान है पूरा मेरे हाथ पे गिर गया और एक हाथ जाला से निकल गया, तो पूरा हाथ यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है, यहाँ टूटा है। ट्रेन में क्या देखे आप? आपके साथ कितने लोग और जितने लोग थे मेरे आमने सामने बहुत आदमी का खून खान हो गया। तो इनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेन में सफर कर रहे थे। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा है, कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है, कोई अपने चाचा को ढूंढ रहा है। बहुत ही दुखद घटना हुई है जिससे पूरे देश का दिल दहला दिया है जिस घटना ने। अब मैं आपकी बात कराता हूं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब से। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और भारत के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी से बात करें, एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं उनको लेकर के। यहाँ पर एक बौद्ध धर्म के पंडित है, उन्होंने कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतने ही बड़े चमत्कारी बाबा हैं तो ये ट्रेन हादसा होने से पहले उन्होंने रुकवाया क्यों नहीं। इसको लेकर काफी सारा बवाल मचा हुआ है। बौद्ध भिक्षु की ये क्लिप देखिए, उसके बाद रवीश कुमार जी और सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास चलेंगे। उसमें चमत्कार होता तो ये उड़ीसा को जो ट्रेन जा रही है इसमें 250 लोग मर गए, क्या वो ये पर्ची नहीं निकाल पाता? क्या हमारे 40 नौजवान मर गए, उनकी पर्ची नहीं निकाल पाता? जो नक्सलाइटों के द्वारा हमारे लोग मारे जाते हैं जवान, वो पर्ची नहीं निकाल सकता, कहाँ बम गड़ा है? ये सब झूठा है, फरेब है, कुछ नहीं है। ये आडंबर है, अंधविश्वास के आधार पर, पाखंड के आधार पर ये लोगों को गुमराह करके उसमें उलझाना चाहते। तो देखा दोस्तों, देश के अंदर चमत्कार के नाम पर किस तरह से अंधविश्वास फैलाते हैं ये लोग। फिलहाल मुद्दा आज का ये है। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा साहब के पास। इस इंटरव्यू के दौरान महमूद पराचा साहब ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो इन लोगों के निजी विचार हैं, अतः चैनल इस बात की सत्यता की पुष्टि नहीं करता कि इनकी बातों में किस हद तक सच्चाई है या नहीं है। हमारा काम है केवल इनके निजी विचारों को आप तक पहुंचाना। तो चलिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील के पास। प्रधानमंत्री को टेक्निकल ग्लिच हुआ है, सिग्नल का ग्लिच हुआ है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, टोटली प्रधानमंत्री, रेलवे मिनिस्टर पूरी तरीके से जिम्मेदार है, और किसी को भी दोष देना मेरे ख्याल से गलती होगी। आपदा में अफसर, बहुत बड़ी साजिश चल रही है देश में। देश का एयरपोर्ट सारे अडानी को दे दिए, पोर्ट सारे अडानी को दे दिए, बचा क्या?
ट्रेन, ये आपदा में अफसर, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना मोदी जी जिम्मेदार हैं। आपदा में अफसर निकालने का जो काम कर रहे हैं, ये अडानी को रेलवे देने की भी साजिश चल रही है। क्या दिखाएंगे कि ये जो रेलवे के कर्मचारी हैं ये तो नाकारा हैं। इसी तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जो नवरत्न हमारे गए हैं सारे, क्यों गए हैं कि जी ये सरकारी जो संस्थान है ये ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, अडानी इनको बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट, पोर्ट, उसी तरीके से रेलवे को देने की साजिश है। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी जरूरी है कि क्या ये हादसा जानबूझ के तो नहीं करा गया। तीन अच्छा, आज से पहले आपने 3 ट्रेनों की टक्कर एक साथ कैसे देखी? कभी देखी है? क्यों? तो ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं मोदी जी और अडानी जी। तो देखा दोस्तों किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बता रहे हैं कि किसी चीज को प्राइवेट करने के लिए उसमें खामियां निकालना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि भारत के अंदर ये आवाज बड़े पैमाने पर उठ चुकी है कि बहुत सारे विभागों को प्राइवेट किया जा रहा है। अतः सरकार की ये मंशा हो सकती है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के बाद और प्राइवेट किया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए। लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं है कि इतने लोगों की जान लेकर के कोई किसी कंपनी को प्राइवेट करने के लिए इतने लोगों की जान ले सकता है। अतः ये इनका अपना निजी विचार है। अब चलते हैं भारत के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार जी के पास। रवीश कुमार जी ने कुछ विश्लेषण निकाले हैं जिनका देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और पूरे इंटरनेट की गारंटी लेता हूं रवीश कुमार के विश्लेषण से सटीक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए रवीश कुमार की ये वीडियो शुरू करते हैं और इनका विश्लेषण देखिए कि किस तरह से वो ट्रेन हादसा हुआ और उन ट्रेन हादसों को किस तरह से रोका जा सकता था, लेकिन कोशिश क्यों नहीं की गई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस दुर्घटना की खबर आते ही कवच को लेकर सवाल उठने लगे और रेल मंत्री के इस संबंध में कई वीडियो वायरल किए जाने लगे, जिसमें वे कवच के बारे में बता रहे हैं कि 2 ट्रेनें जब आमने सामने होंगी एक ही पटरी पर तो 400 मीटर पहले रुक जाएंगी। पूछा जा रहा है कि इस रूट पर कवच था या नहीं। जवाब आ गया है, इस रूट पर कवच नहीं था। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा का मीडिया में बयान है कि इस रूट पर ही कवच नहीं है। बताइए ये कितना महत्वपूर्ण रूट है और यहां कवच तक नहीं। कोरोमंडल सुपरफास्ट एक प्रतिष्ठित ट्रेन है, इसमें कवच नहीं, और मंत्री जी प्रचार में लगे हैं कि कवच मिल गया है। ठीक से कवच अभी लगा नहीं कि शहर में ढिंढोरा पीटने लग गए। अगर कवच इस रूट पर होता तो शायद आज 260 से अधिक लोग नहीं मारे जाते। ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए दुनिया भर में कई टेक्नोलॉजी हैं। कई साल से हम लोग इस पर सुनते आ रहे हैं कि टक्कर रोकने के यंत्र लगाए जाएंगे। इनकी कोई सूचना नहीं होती है, अब बस कवच कवच होने लगा है। इस कवच का हाल आगे बढ़ने से हम पहले ही आपको बता देना चाहते हैं। 11 अक्टूबर 2022 की टाइम्स ऑफ इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से रेल टेक्नोलॉजी के सलाहकार ललित त्रिवेदी का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि कुछ ट्रेनों में कवच लगा देने से नई टेक्नोलॉजी पूरी तरह काम नहीं करेगी। पूरे रेल नेटवर्क को इससे जोड़ना होगा। 15,000 लोकोमोटिव और सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेनें हैं, 70,000 किलोमीटर रेल रूट है, 7,000 रेलवे स्टेशन हैं और 15,000 लेवल क्रॉसिंग हैं। इन सबको कवच सिस्टम से जोड़ने में करीब 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा। जिस रूट पर भारत के इतिहास की भीषण रेल दुर्घटना हुई है उस पर कवच नहीं है। क्यों नहीं है इसे समझना जरूरी है। 70,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने में 1 लाख करोड़ का खर्चा बताया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अभी तक इस पर कितना पैसा दिया है? 2022-23 में कवच के लिए मात्र 273 करोड़ का बजट प्रावधान था। उसके पहले के वित्त वर्ष में 133 करोड़ का ही, जबकि इस पर खर्च आना है 1 लाख करोड़ का। आप खर्च कर रहे हैं 500 करोड़ भी नहीं, और दिन रात प्रोपेगेंडा ऐसे कर रहे हैं जैसे कवच लागू हो गया है और रेल सुरक्षित हो गया। काम शुरू होते ही प्रचार ऐसे होता है जैसे काम खत्म हो चुका है। मंजूरी की खबरों को भी हेडलाइन में ऐसे चमका दिया जाता है जैसे काम पूरा हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही इंजीनियर्स को इंस्पायर करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो आज वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है। जैसे वंदे भारत की चर्चा हो रही है वैसे ही कवच की चर्चा हो रही है। मार्च 2022 के इस बयान में रेल मंत्री कह रहे हैं कि इंजीनियर को प्रेरित प्रधानमंत्री ने किया, फिर तो पेटेंट भी उन्हीं के नाम से करवा देते। भारत की अपनी तकनीक है तो पेटेंट होनी भी चाहिए। इस कवच के बजट का हाल आपने देखा, इसे मंत्री जी नहीं बता रहे हैं, मगर इस पर जरूर जोर देंगे कि प्रधानमंत्री ने इंजीनियर को प्रेरित कर सिस्टम बनवा दिया।
पिछले साल तो कह रहे थे कि सारी दुनिया में चर्चा है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनों में अभी तक कवच भी नहीं है। बालासोर की दुर्घटना के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही है, उसी का वीडियो है। क्या उनके सामने यह स्थिति नहीं होगी? पिछले साल के बजट यानी 22-23 के बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 2000 किलोमीटर रेल रूट को कवच के अंदर लाया जाएगा, जबकि 70,000 किलोमीटर रेल रूट हैं। 2000 किलोमीटर तो बहुत कम हुआ। प्रचार इतना ज्यादा और काम के लिए पैसा इतना कम। कितने साल से टक्कर को रोकने के यंत्रों को लगाने की बात हो रही है। अभी 400-500 करोड़ का बजट देकर प्रचार ऐसे हो रहा है जैसे पूरे रेल नेटवर्क को कवच मिल गया है। 29 मार्च 2023 को रेल मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया है कि कवच के विकास पर 22 करोड़ का खर्च किया गया है और अब तक 1455 किलोमीटर के रूट पर कवच लगा है। 3000 किलोमीटर पर काम जारी है। यह हाल है। इसके पहले भी तो कई रेल बजट में 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के यंत्र लगाने की बात हुई थी। उनकी रिपोर्ट कहां है? पीआईबी ने 2003 में एंटी कोलिजन डिवाइस के बारे में लिखा है। तब रेल राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने हैदराबाद में 400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का परीक्षण किया था। वाजपेयी सरकार की बात है। अब तो इस तरह कवच कवच किया जा रहा है जैसे ये टेक्नोलॉजी पहली बार देखी सुनी गई है। इसके पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। 2 जून को अश्विनी वैष्णव बीजेपी के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कह रहे थे कि शॉर्टकट की राजनीति देश का नुकसान करती है। हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि 1 लाख करोड़ चाहिए कवच के लिए, 1000 करोड़ भी ठीक से नहीं दिए गए। हम मौके की संवेदनशीलता को समझते हैं, लेकिन आज राहत बचाव कार्य के नाम पर रेल मंत्री सवालों से नहीं बच सकते। उम्मीद करता हूं दोस्तों रवीश कुमार का ये विश्लेषण देखकर आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये रेल हादसा हुआ और 2 लाख करोड़ का अगर रेलवे का बजट है इसको सिक्योर करने के लिए, तो सरकार को इस फंड को रिलीज करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर नाजायज आप कह सकते हैं एक तरह से पैसा लगा दिया जाता है और उन चीज़ों का वर्षों तक इस्तेमाल नहीं होता। जैसे इस समय टॉयलेट बन रहे हैं, गांव में पब्लिक टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन उन टॉयलेट्स जितने भी बने हुए हैं उनके अंदर ताला लगा हुआ है। ऐसे बहुत सारे टॉयलेट को हमने अपनी आंखों से देखा है और वीडियो के अंदर आपको दिखा भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज का मुद्दा ये है कि जिस तरह से ये ट्रेन हादसा हुआ है, पूरे देश के अंदर बहुत ही दुख का माहौल है। साथ ही साथ पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा दुख का माहौल है, क्योंकि 288 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले दुर्घटना 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से नहीं हुई थी। तो फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।